हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है और इस पर लेकर आती हूँ मैं आपके ही जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो आज भी एक नई कहानी के साथ सामने हाजिर हूँ। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए जिनको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी चले तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वह शाम बहुत ही रहस्यमय से भरी थी। हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी। मुझे अपनी सांस की सरसराहट से भी डर लग रहा था। मैं उस दिन घर पर अकेला था। मम्मी पापा किसी के घर गए हुए थे, किसी की मौत हो गई थी और मम्मी पापा वहीं गए हुए थे। उन लोगों को गए हुए सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पूरा घर वीरान लग रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मेरा गला सूखने लगा। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। कमरे में बैठे हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम की साय ने चारों तरफ अंधेरा कर दिया था। घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से सारे घर की लाइट्स ऑन की और किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। अचानक मेरी नज़र बाहर सड़क पर पड़ी। किचन की खिड़की जो बाहर गली में खुलती थी, वहाँ से मुझे सामने वाले घर का दरवाज़ा नज़र आया जो अभी अभी खुला था और अंदर से एक अधेड़ उम्र का इंसान बाहर निकला और उसके पीछे एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इतने अंधेरे में भी उसकी रंगत बहुत ही गोरी दिखाई दे रही थी। देखने से वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। मैं उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही देख पा रहा था। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? घर में तो मैं अकेला ही था। मैंने फ्रिज में बोतल वापस रखी। मैंने फिर से जाकर बाहर देखा तो गली में कोई नहीं था। मैं देखकर हैरान था कि आखिर वह बूढ़ा आदमी और लड़की कौन थी। मेरे दिमाग में सवाल जोरों से घूम रहे थे। मेरा नाम अभय है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ। मेरे पापा एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और शराफत ने हमें आर्थिक तौर पर हमेशा पीछे रखा था। वरना पापा के बराबर के वह लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे, आज सबके पास बैंक बैलेंस था और बंगलों में रहा करते थे। पापा ने हमेशा ईमानदारी को अहमियत दी और गरीबी में ज़िंदगी गुजारी। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती औलाद होने के बावजूद भी बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि पापा और मम्मी ने मेरी परवरिश बहुत ही सख्ती से की थी, ताकि मैं भी उनकी तरह हमेशा ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँ और बुरे कामों से दूर रहूँ। मुझे अपने पापा की इस सख्त परवरिश और ईमानदारी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, बल्कि मेरे पापा तो मेरे आइडल थे। मैं खुद उनकी तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे भी उनकी इज्जत करते थे। मेरी माँ भी पापा जैसी बहुत ही शरीफ औरत थी। पापा ने अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। उसी तरह मेरी माँ भी घरदारी और लेन देन के मामले में बहुत ही निपुण थी। पापा की नौकरी ऐसी थी कि हर 4 या 5 साल बाद पापा का ट्रांसफ़र अलग शहरों में होता रहता था। इसलिए मम्मी पापा ने मेरे फ्यूचर का सोचकर यह फैसला दिया था कि वे मुझे अपने साथ कहीं भी कभी भी लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह से मेरी पढ़ाई का नुकसान होता था। इसलिए पापा ने मुझे 8वीं क्लास से ही दिल्ली के एक बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया था और उसी की हॉस्टल में मेरे रहने का इंतज़ाम करा दिया था। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में एडमिशन ले ली और बस फिर छुट्टियों में ही घर आया करता था। और इस बार पापा का ट्रांसफ़र देहरादून के एक पहाड़ी इलाके में हुआ था और मम्मी पापा को वहाँ शिफ्ट हुए 3 महीने ही गुजरे थे। जब मैं 2 महीने की छुट्टी के लिए घर आया, मुझे घर आए चौथा ही दिन था कि पापा दूर के कज़िन की डेथ हो गई। तो मम्मी पापा को वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि वह दूसरे शहर में थे। इसलिए पूरा दिन गुजर गया था और मम्मी पापा अभी तक लौट कर नहीं आए थे। जब से मैं आया था, पहले 3 दिन तक तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। मैं अपनी नींद पूरी करता रहा और घर से बाहर ही नहीं निकल सका। एक तो दिल्ली से देहरादून का सफ़र बहुत लंबा था और यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा था। तो इस ठंडे मौसम ने मुझे नींद से बाहर निकलने ही नहीं दिया। चौथा दिन भी मैंने घर में ही गुजार दिया, क्योंकि मम्मी पापा तो घर पर थे ही नहीं। और शाम को जब मैंने किचन की खिड़की से बाहर झाँका तो मुझे चाँद के दर्शन ज़मीन पर ही हो गए। उसे देखते ही मैं जैसे पता नहीं किस जहाँ में चला गया था। जब मैं किचन से निकलकर बाहर गली में आया तो वहाँ पर कोई नहीं था। जहाँ हमारा मकान था
वहाँ आसपास कुछ ज़्यादा मकान नहीं थे, बस किसी किसी मकान के आगे ही लाइट जली थी, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा था। सर्दी के मौसम से अंधेरे की वजह से और ज़्यादा सन्नाटा लग रहा था। मैं फिर से घर के अंदर आ गया। कुछ देर बाद मम्मी और पापा भी घर आ गए। हमने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं छत पर टहलने के लिए चला गया, क्योंकि हॉस्टल में रहते रहते मुझे वॉक की आदत पड़ गई थी। मैं वहाँ रोज़ ही वॉक किया करता था और यहाँ तो छत पर ही टहलकर अपनी वॉकिंग पूरी कर लिया करता था। जिस समय मैं छत पर गया 10 से 11 का टाइम था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि रात के 3 या 4 बज रहे हों। किसी के घर की लाइट नहीं जली थी। हर तरफ सन्नाटा था, घना अंधेरा। लेकिन सामने वाली छत पर लाइट जली हुई थी। सामने वाले घर की छत और हमारी छत लगभग आपस में जुड़ी सी हुई थी, क्योंकि छज्जे कुछ ज़्यादा ही निकले थे। सामने छत की लाइट जलते हुए देखकर मुझे वह लड़की याद आ गई जिसे मैंने शाम को किचन की खिड़की से देखा था। मैं अपनी छत पर खड़ा होकर सामने वाली छत को बड़े गौर से देखने लगा। मैंने सोचा शायद वो लड़की मुझे दोबारा नजर आ जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हाँ, छत पर एक मेज और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी और मेज पर कुछ किताबें और एक चाय का कप रखा था। उस छत पर रोशनी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत देर तक उस छत पर देखता रहा, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर से छत पर वॉक करना शुरू कर दिया। अभी मैंने सिर्फ 4 या 5 ही चक्कर लगाए होंगे, तभी मुझे सामने छत पर वह लड़की कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। उसका रंग इतना गोरा था, लग रहा था जैसे चांद चमक रहा हो। उसकी चुनरी लहरा रही थी और बाल एक क्लिप में अपने आप को बांधे हुए थे। वह वहाँ बैठी किताबें पढ़ रही थी और मेरी नज़र उस पर ही थी, लेकिन वह मुझसे बेखबर बस किताब में ध्यान लगाए बैठी थी। उसे देखते ही मैं थोड़ा दीवार की साइड आ गया। मैं चाह रहा था कि बस मेरी तरफ देखे, और तभी यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि जैसे ही मेरे मन में यह ख्याल आया कि वह मुझे देखे, उसने तुरंत मेरी तरफ देख लिया। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अपनी छत पर बैठी वह मुझे बिल्कुल अपने पास नजर आ रही थी। उसका चेहरा एकदम से साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मेरे पे पड़ी, मेरी नज़र एकदम से झुक गई और मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। और तभी इस बात पर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की झनकार मेरे कानों तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसी की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही हो। मैं तो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। उसने अपनी खूबसूरती को मुझे दीवाना बना दिया था। मैं उसे एकटक देखता जा रहा था। तभी वह उठी और अपनी किताबें हाथों में समेटते हुए चाय का कप उठाकर सीढ़ी की तरफ चली गई, और उसके नीचे जाते ही छत की लाइट बंद हो गई और इसकी वजह से घना अंधेरा छा गया। मैं ऐसे अंधेरे में रहने का आदी नहीं था, इसलिए तुरंत घबराकर सीढ़ियों से नीचे अंदर आ गया। मगर एक अजीब बात हुई। जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई है। मैंने इसे अपना वहम समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी खिलखिलाती हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। ये सब सोचते सोचते मैं सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो उठते ही मुझे सबसे पहले उसका ख्याल आया। मैंने अपने मुंह हाथ धोए, नाश्ता किया और घर से बाहर निकल गया। असल में मैं चाहता था कि जब मैं घर से बाहर आऊं तो वह लड़की भी मुझे दिखाई दे और हम दोनों का आमना सामना हो जाए। लेकिन काफ़ी देर घर के बाहर खड़े रहने के बावजूद उस घर से कोई नहीं निकल कर बाहर आया। काफ़ी देर इंतज़ार करके मैं वापस अपने घर के अंदर लौट आया और माँ से बैठकर बातें करने लगा। और शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो मैंने उनसे भी बैठकर ढेर सारी बातें की। साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से छत पर वॉक करने के लिए चला गया। माँ ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ध्यान से वॉक करना और जल्दी से नीचे आ जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऊपर छत पर जाने की ज़रूरत ही क्या है, नीचे ही इधर से उधर 4 चक्कर लगा लो। मुझे उनका ये कहना कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और कहा, मम्मी यह नीचे वॉक कैसे हो सकती है, और बिना वॉक किए मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना, और मैं सर हिलाता हुआ ऊपर चला गया था। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा ही नज़ारा था। लाइट जली थी, किताबें रखी हुई थी, चाय का कप रखा था, लेकिन अभी तक वहाँ कोई बैठा नहीं था। मैं वॉक करने के लिए लग गया। थोड़ी ही देर में मुझे फिर से वह लड़की कुर्सी पर बैठी नजर आई और फिर से कल की तरह वही हुआ।
मैंने जब भी दिल में चाहा कि वह मेरी तरफ देखे, उसने फ़ौरन मेरी तरफ देख लिया। लेकिन आज मैं चौंक कर घबराया नहीं था। वह मुझे देखकर हंसने लगी और छत की दीवार के पास आ गई। मैं चौंक कर एकदम से रुक गया और वह दीवार के पास आकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कैसे हैं अभय आप? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो तुरंत बोल पड़ी कि तुम्हारा नाम मुझे तुम्हारी माँ ने ही बताया है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम नेहा बताया। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। उसने स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई वो प्राइवेट करना चाह रही थी, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसलिए वह मुझे कॉलेज जाने के लिए आते जाते नज़र नहीं आया करती थी। उसकी और मेरी थोड़ी बहुत ही बात हुई थी। तभी अचानक उसे नीचे से आवाज़ आई और वह तुरंत भागकर चली गई। उसके जाते ही छत पर तुरंत एकदम गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना घनेरा होता था कि मैं उसे देखकर डर जाता था और तुरंत नीचे भागता था। मम्मी पापा जल्दी सोने के आदी थे, तो जब मैं छत से नीचे आता वह आने तक सो चुके होते थे। अगले दिन फिर से मैं माँ से सामने वाले घर के बारे में पूछना भूल गया था। अब मुझे रात का इंतज़ार रहने लगा था कि मैं कब छत पर जाऊँ, कब वह मुझसे मिले और कब मैं उससे ढेर सारी बातें करूँ। मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। लग रहा था जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके बिना अब नहीं रह पा रहा था। उससे बात करने के लिए तड़पता था। खाना खाने के बाद एक दिन जब मैं फिर से छत पर गया तो छत पर वही नज़ारा था। मेज कुर्सी थी, लेकिन आज किताबें और चाय का कप नहीं था। लेकिन छत की लाइट चली हुई थी। मैं थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और वॉक करता रहा। मुझे वॉक करते करते आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक नेहा छत पर नहीं आई थी। मैंने अपनी हाथ की घड़ी पर नज़र डाली तो 12:30 बज चुके थे। मुझे लगा अब बहुत देर हो चुकी है, अब शायद वह नहीं आएगी। मैं मायूस हो गया था क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मैं यही सोचकर नीचे आने लगा। जैसे ही मैंने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पलट कर देखा तो दीवार पर अपने दोनों हाथ टिकाए नेहा खड़ी हंस रही थी। उसने आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उससे जब पूछा कि तुम्हें आने में देर क्यों हुई, तो उसने कहा कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी माँ की कुछ समय पहले डेथ हो चुकी है। मैं और पापा इस घर में अकेले रहते हैं। जब वह 10वीं क्लास में थी तो उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था और फिर उसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसलिए उसका मन नहीं चाह रहा था कि वह कॉलेज में एडमिशन ले और उसने घर पर ही रहकर प्राइवेट पढ़ाई करने का फ़ैसला किया। वह दिन भर घर का सारा काम करती और फिर रात को ऊपर बैठकर छत पर पढ़ाई करती। उसने बताया उसकी ज़िंदगी का बस यही रूटीन है। उसने छत पर बैठकर मैं काफ़ी देर तक उस दिन बातें करता रहा, लेकिन बातों ही बातों में मैंने यह नोट नहीं किया कि नेहा उस समय बातें करते करते बार बार नीचे की तरफ देख रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पूछ लिया, तो नेहा ने मुझे जवाब दिया कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, इसलिए मैं अपने पैरों की तरफ देख रही थी। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसे नीचे जाकर आराम करने को कहा और वो चली गई। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे। वक्त इतना कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं खुद हैरान था कि मैं इतनी देर तक नेहा से बातें करता रहा और फिर नीचे आकर कमरे में लेट गया। अब तो रोज़ ही मेरी नेहा से मुलाकात होती रही। मैं रोज़ छत पर जाता और उससे ढेर सारी बातें किया करता। मैं बहुत खुश था क्योंकि जितना प्यार मैं उससे करता था वह भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगी थी। वह भी मुझसे मिलने के लिए बेकरार रहती थी। यह सब चलते चलते लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे और नेहा ने मुझे अपनी माँ को यह सब बताने के लिए मना किया था। इसी वजह से मैंने अपनी माँ के सामने इस बात का आज तक जिक्र नहीं किया था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मैं छत पर गया और नेहा छत पर नहीं आई। मैं उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। मैं नीचे कमरे में आ गया और पूरी रात बेचैन रहा। मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह उठते ही बाहर निकला तो देखा नेहा के घर पर ताला पड़ा हुआ था और ताला भी बहुत पुराना था। मैं अंदर आया
और अपनी माँ से पूछने लगा कि सामने जो लोग रहते हैं वह कहाँ गए हैं। माँ ने मेरी तरफ इतनी हैरानी से देखा जैसे मैंने पता नहीं कौन सा अजीब सवाल पूछ लिया, और कहने लगी, कौन सामने वाले लोग? मैंने कहा, वह सामने वाले रिक्शा वाले अंकल रहते हैं ना, और उनकी जो बेटी है वह तो आपको जानती है ना, नेहा नाम है उसका, और वह तो आपसे काफ़ी बार मिल भी चुकी है ना माँ। मेरी माँ हैरानी से मेरी बातें सुन रही थी और घबरा भी रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मिनट शांत होने के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तुम कौन से सामने वाले घर की बात कर रहे हो? सामने वाला घर तो 30 साल से बंद पड़ा है, और यहाँ के सभी पड़ोसी इस बारे में जानते हैं और यह भी कहते हैं कि यहाँ एक आत्मा का वास है, इसलिए घर बिकता भी नहीं है और ना ही इसमें कोई किराएदार आकर रहता है। मैं अपनी माँ का मुंह हैरानी से देख रहा था और कह रहा था, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो रोज़ रात को। और इतना कहते कहते मैं एकदम से रुक गया। माँ कहने लगी, क्या हुआ बताओ? तो मैंने ना में सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में बैठ के सोचता रहा कि आखिर माँ ये सब क्या कह रही है। जो माँ कह रही है, क्या ये सब कुछ सच है? इसलिए जब मम्मी पापा सो गए तो मैं चुपके छुपाते फिर से छत पर चला गया। आज छत पर लाइट नहीं थी, लेकिन मैं घबराया नहीं और मैं वॉक करता रहा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं छत पर घूमता रहा। छत पर बहुत घना अंधेरा था, आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने सामने छत पर देखा तो मुझे लगा जैसे वहाँ कोई है, जैसे कोई अभी अभी छत पर आया है। मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। मैंने सोचा शायद जो अभी ऊपर आया है वह थोड़ी देर में लाइट चलाए, लेकिन वहाँ किसी ने कोई लाइट नहीं जलाई। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मैं फिर से नीचे आ गया और कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं बाहर गली में निकल आया। रात के 3 बज रहे थे। तभी मैंने अचानक टॉर्च सामने वाले घर पर लगाई तो देखा सामने घर पर ताला नहीं था। मैं घबराते हुए उस दरवाजे के पास गया और दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। मैं अंदर की तरफ चलता जा रहा था, क्योंकि आंगन और कमरे में अंदर अंधेरा था। आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे थे, जिसे काफ़ी सारे पत्ते टूटकर नीचे बिखरे पड़े थे। यह घर काफ़ी बड़ा था। जब मैं बरामदे से थोड़ी और आगे बढ़ा तो मुझे एक सामने कमरा दिखाई दिया, जिसमें से रोशनी आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया, और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मैं कमरे को देखकर हैरान रह गया। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज़ थी, उस पर केक रखा हुआ था और केक के आसपास कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। पूरे कमरे में एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कमरे के साथ ही लगा हुआ एक और कमरा था। मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहकर उस कमरे का पूरा जायजा लेने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया है। मैं तुरंत आगे वाले कमरे में जाकर घुस गया और उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। तभी 2 लोग कमरे में आए। उनमें से एक को तो मैं अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि वह नेहा थी, लेकिन वह दूसरी औरत कौन थी मैं नहीं जानता था। वह दोनों पत्थर बनी खड़ी थी और मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे उनकी किसी ने बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो। फिर अचानक उसमें से उस अधेड़ उम्र की औरत को एकदम से होश आया और मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, नेहा तुरंत बोल पड़ी, मम्मी जी, यह अभय है और सामने वाले घर में रहते हैं। मैं नेहा की बातें सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो मुझे बताया था कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वह यहाँ अपने पापा के साथ रहती है, मगर वह तो अपने पास खड़ी औरत को मम्मी बोल रही थी। मैं बड़ी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। मैंने नेहा की तरफ देखा तो उसकी माँ थोड़ा सा आगे बढ़कर और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा, तुम्हें भगवान का वास्ता है, तुमने जो कुछ भी यहाँ देखा है वह किसी को मत बताना। मैं थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ गया, लेकिन नेहा की माँ के जुड़े हाथ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह सब क्या है, मुझे बताओ, आखिर लोगों को क्या नहीं कहना है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर नेहा की मम्मी क्या कह रही है। और मम्मी ने मुझे बताया था
कि यह घर तो 30 साल से बंद पड़ा है और इसमें काफ़ी लंबे समय से आत्मा का वास है। लेकिन नेहा तो बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे मुझे वो 2 हफ्ते से मिल रही थी। लेकिन उसकी माँ के बाल बिखरे हुए थे और उसने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। देखने से ऐसे लग रहा था जैसे कोई मांगने वाली औरत हो। मैं हैरान परेशान होकर उसकी माँ को देखे जा रहा था। तभी नेहा ने मुझसे कहा कि आप परेशान मत हो, आप बैठो, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैं वहीं पास में लगे सोफे पर बैठ गया। नेहा की माँ मेरे बराबर वाले सोफे पर बैठ गई, जबकि नेहा सामने एक कुर्सी पर बैठी थी। नेहा की माँ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा संबंध एक ऐसे परिवार से है जहाँ विधवा औरत को अच्छा नहीं समझा जाता, और साथ में बेटी हो तो और मुसीबत हो जाती है। जब मैं विधवा हुई तो नेहा बहुत छोटी थी, लेकिन अभी 22 साल की है। मगर आज से 30 साल पहले जब मेरे पति ने यह घर खरीदा था तो लोगों ने कहा था कि यहाँ भूतों का बसेरा है, जो यहाँ वह किसी की भी कोई इंसान को रहने नहीं देते। मेरे पति इन सब बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने यह घर खरीद लिया था। लेकिन जब इस घर में मरम्मत का काम हो रहा था तो पीछे वाले आंगन में हमें खुदाई में एक लाश मिली। यह सब देखकर मेरे पति डर गए थे और उन्होंने यह मकान छोड़कर एक किराए के मकान में हमें लेकर चले गए थे, और फिर हम वहीं रहने लगे थे। मेरे ससुराल वालों के साथ रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मेरे पति को तसल्ली नहीं हो रही थी। वह अपनी होने वाली औलाद को इस माहौल में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों से अपना हिस्सा मांगकर यह घर खरीदा था। पर हम नहीं जानते थे कि हमें यहाँ रहना भारी पड़ेगा। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से मेरे पति ने यहाँ रहना ठीक नहीं समझा और हम किराए पर चले गए। मगर मेरा बच्चा पैदा होने से ही पहले मर गया। इसी तरह मुझे 2 और बच्चे हुए जो पैदा होते ही मर गए। 5 सालों में मेरे यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। तब तक हम किराए के मकान में ही थे। हम अपने बच्चों के मरने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमने पलट कर कभी इस मकान की तरफ नहीं देखा। यह सालों से बंद पड़ा था। और फिर जब शादी के 8 साल बाद नेहा पैदा हुई तो मेरे ससुराल वालों ने बहुत बातें बनाई, क्योंकि उनके ख़ानदान में लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन नेहा के पापा ने किसी की भी नहीं सुनी। जब नेहा 10 साल की हुई तो उसके पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और तब से मेरे ससुराल वाले और ज़्यादा पीछे पड़ गए। वह मुझे परेशान करने लगे। उनमें से कोई भी मेरी जिम्मेदारी और नेहा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह तो उसकी शादी एक ऐसे घर में करना चाहते थे जहाँ से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता। इसके अलावा मेरे ससुराल वालों की नज़र इस बंगले पर भी थी। मगर मैं माँ थी, मैं कैसे अपनी लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से कर देती। मैंने नेहा को लेकर इस घर में रहने का फैसला किया और हर तरह ये बात फैला दी कि घर में भूतों का बसेरा है। और सबको यकीन दिलाने के लिए मैं बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया करती जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि यहाँ पर सच में भूत है। सभी लोग मेरे बनाए झूठ को सच मानने लगे थे। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं नेहा को सबसे छुपाती फिर रही थी, लेकिन यह बेवकूफ़ लड़की कुछ दिनों से छत पर जाने लगी और वहाँ तुमसे मिलकर तुमसे मोहब्बत कर बैठी, और इसी वजह से आज तुम हमारे सामने खड़े हो। मैं नेहा की माँ की बातें सुन भी रहा था और अच्छे से समझ भी रहा था। इस इलाके में इसी तरह शाम के वक्त बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, इसलिए दोनों माँ बेटी यहाँ भूत की बात को काफ़ी दिन तक बनाए रखने में कामयाब रही। फिर मैंने नेहा की माँ से पूछा, लेकिन तुम्हारा गुजर बसर कैसे चलता है? तो यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि नेहा की माँ लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती है और वह नेहा की शादी कर देना चाहती है। फिर मैंने पूछा कि मैंने जो उस दिन बूढ़ा आदमी देखा था, फिर वह कौन था? नेहा की माँ ने कहा कि वह हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं और रिक्शा चलाते हैं। बस इन्हें ही हमारे बारे में सब कुछ पता है। मैंने नेहा से वादा किया कि मैं उससे शादी करूंगा और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, और घर जाकर माँ को सारी कहानी सुना दी। माँ भी यह सारी बातें सुनकर हैरान थी और अफसोस कर रही थी कि कैसे अपनों से बचने के लिए माँ बेटी भागती फिर रही हैं और इतनी मुश्किलों भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आज मेरी और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। उस दिन माँ ने अगले ही दिन जाकर नेहा की माँ से शादी की बात कर ली थी और एक हफ्ते के अंदर हमारी शादी भी हो गई थी। नेहा के पापा की वसीयत के हिसाब से वह बंगला नेहा और मेरे नाम हो चुका था। इस वजह से
उसके परिवार वाले अब खामोश हो चुके थे और नेहा की माँ भी हमारे साथ ही रहती है, मगर अपना खर्च अपने घर के किराए से चलाती है। वही घर जिसे नेहा की माँ ने भूतों का साया बता दिया था, उसी घर का एक पोर्शन नेहा की माँ ने किराए पर दे दिया। कुछ दिन हमारे साथ रहने के बाद नेहा की माँ अपने ही घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन नेहा उनका पूरा ख्याल रखती है और मैं भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तो सभी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय।